नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है आरपीएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अब जिस पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, डिटेल बताऊंगा आपको। ठीक है, फॉर्म कब से ओपन होगा, लास्ट डेट कब रहेगी, साथ में नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकली है और नंबर ऑफ पोस्ट कैटेगरी वाइज में किस तरह से बटी हुई है। ठीक है दोस्तों, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को जो देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे आगामी जो भी कोई अपडेट हो वो आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, अब ज्यादा देर करते न हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, जिस पोस्ट का नोटिफिकेशन निकला है वो आरपीएससी ने जारी करा है। ठीक है, आपका जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है ओरिजिनल वो आपके सामने है। ठीक है, मैं जो भी नोटिफिकेशन आता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी हो या स्टेट गवर्नमेंट की, आपकी जो भी मेन नोटिफिकेशन होता है ओरिजिनल वाला, उसी से सारी डिटेल आपको बताता हूँ, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं हो कि ये जो डाटा दिया हुआ है वो सही है या नहीं है। तो दोस्तों, मेन पीडीएफ जो नोटिफिकेशन की आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, राज्य लोक सेवा आयोग अजमेर। ठीक है, आपकी जो पोस्ट निकली है, ठीक है, वो किस विभाग से निकली हुई है, ये निकली हुई है ऊर्जा विभाग से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, ऊर्जा विभाग। ऊर्जा विभाग में आपकी जो शाखा होती है, इस शाखा में के अंतर्गत निकली है वैकेंसी विद्युत निरीक्षणालय शाखा। ठीक है, विद्युत निरीक्षणालय शाखा, इसके अंतर्गत आपकी पोस्ट निकली हुई है और पोस्ट का नाम है आपका सहायक विद्युत निरीक्षक। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। तो दोस्तों, नाम से आपको पता लग गया होगा कि आपकी जो पोस्ट है वो एक अच्छे ऑफिसर लेवल की है। साथ एक अच्छे लेवल की पोस्ट होने के साथ साथ एक अच्छी सैलरी भी यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। तो दोस्तों, नंबर ऑफ पोस्ट है उसकी बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे आपको मिलेगी 9। ठीक है, 9 नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पे मात्र देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, पूरे राजस्थान में असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल जो इंस्पेक्टर है उसकी 9 पोस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, मानता हूँ जो वैकेंसी है बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है दोस्तों, पर दोस्तों जो वैकेंसी अभी आई है वो एक अच्छे लेवल की है और ये ऐसी वैकेंसी हर बार नहीं आती। ठीक है, ये वैकेंसी लिमिटेड होती है और कुछ ही टाइम बाद में ये वैकेंसी आती है। तो दोस्तों, इस बार वैकेंसी निकली है। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को जब हम देखेंगे तो जो कैंडिडेट एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को पूरा करेगा तो दोस्तों वो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और दोस्तों, जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसकी तैयारी पूरी जद्दोजहद से स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये बार-बार वैकेंसी नहीं आती है। ठीक है, आईएएन की बात करें, जेईएन की बात करें तो दोस्तों इनकी वैकेंसी है कम हर डेढ़ 2 साल में रिपीटेड होती रहती है और अच्छे जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो आती रहती है। ठीक है दोस्तों, पर ऐसी जो वैकेंसी है वो हर बार आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब कैटेगरी वाइज में मैं बात कर लेता हूँ कि जो 9 वैकेंसी है टोटल वो किस तरह से बटी हुई है कैटेगरी में। यूआर में आपके सामान्य में 3 है और वुमेन की 1 है। ठीक है, एससी में ओनली आपको सामान्य में 1 देखने को मिलेगी, वहीं पे एसटी में भी 1 और वहीं ओबीसी में आपको 2। ठीक है, और एक ईडब्ल्यूएस में आपको 1 देखने को मिलेगी। इस तरह से आपकी जो 9 वैकेंसी है इस तरह से कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं कि और क्या चीज़ें हैं आपको जानने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहली बात जो आपका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है उस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया की बात करते हैं तो दोस्तों आपको जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो आपको चाहिए डिग्री। डिग्री आपकी टेक्निकल होनी चाहिए और टेक्निकल में जो ब्रांच चाहिए आपको वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर किसी कैंडिडेट ने करा हुआ है तो दोस्तों वो एलिजिबल है। साथ में देखते हैं और क्या चीज़ एलिजिबल है। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट ने डिप्लोमा करा हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है, तो दोस्तों वो भी इसमें एलिजिबल होगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये तो अपना एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में दोस्तों यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि रेगुलरली इंगेज्ड। ठीक है, रेगुलरली इंगेज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स केस ऑफ डिग्री होल्डर एंड 10 years in case of diploma holder in practice of electrical engineering, of which not less than 1 year should have been spent in electrical engineering workshop या फिर generation of electricity और in the administration of electricity of electrically एक्ट 2003। तो दोस्तों, इसका मतलब साफ है, जो इंग्लिश मीडियम से है वो समझ गए होंगे और जो हिंदी मीडियम से है उनको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, अगर कोई कैंडिडेट डिग्री करा हुआ है टेक्निकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ब्रांच से, तो दोस्तों उन्हें 3 साल की यहाँ पे एक्सपीरियंस जरूरी है रेगुलर। ठीक है दोस्तों, रेगुलर आपकी जो फील्ड है इलेक्ट्रिकल का तो उसमें आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, एसेंशियल है। ठीक है, वहीं अगर कोई कैंडिडेट है डिप्लोमा करा हुआ है तो दोस्तों उन्हें 10 साल की जो एक्सपीरियंस है वो जरूरी है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से आपका जो 2 एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे देखी गई है। एक या तो आपका डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, ब्रांच आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। साथ में अगर डिग्री कैंडिडेट है तो उन्हें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रिलेटेड आपके फील्ड के। वहीं आपका अगर डिप्लोमा होल्डर अगर कैंडिडेट है तो उन्हें 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रिलेटेड फील्ड से, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड से। ओके, तो आपका एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, जो पूरा नोटिफिकेशन में बताता हूँ, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें होती है आपको जानने के लिए और आपको फॉर्म फिल करते वक्त, तो दोस्तों मैं वही चीज़ आपको बताता हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें होती है हर एक कैंडिडेट को जानने के लिए। तो दोस्तों, चीज़ें
टाइम पे बता दी जाती है और स्टार्टिंग के टाइम पे जो ज़रूरी होता है वही चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाता हूँ। ठीक है दोस्तों? इसके अलावा आपको जो हिंदी है, देवनागरी लिपि उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है? इसके अलावा और बात करें करते हैं दोस्तों, जो अभी एलिजिबिलिटी आपको बताई थी, तो दोस्तों इसमें साफ दिया गया है, ठीक है? अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा है, ठीक है? व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। तो दोस्तों, एक कंडीशन अब आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी कि अगर कोई कैंडिडेट, ठीक है, डिग्री किया हुआ है, तभी वो एक्सपीरियंस के लिए कहीं न कहीं जॉब करेगा, ठीक है? विदाउट डिग्री वो कहीं जॉब नहीं कर सकता रेगुलर, ठीक है दोस्तों? ये चीज़ें आपको क्लियर है, ठीक है? अगर किसी कैंडिडेट के पास में डिग्री या डिप्लोमा है, कंप्लीट है, तभी वो कहीं संस्थान में, प्राइवेट में या फिर गवर्नमेंट इंडस्ट्री में आपका वो जो एक्सपीरियंस है, वो वहाँ पे करेगा, ठीक है? यानी जो उसका 3 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो उसके बाद ही करेगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये वाली लाइन का कोई औचित्य नहीं निकलता कि अगर कोई कैंडिडेट लास्ट ईयर एग्ज़ाम में सम्मिलित हो रहा है। तो दोस्तों, इससे आपको क्लियर हो गया है कि आपको पूरी कंप्लीट डिग्री या डिप्लोमा चाहिए, साथ में जो एक्सपीरियंस है, वो भी आपका 3 साल और 10 साल का होना चाहिए, दोनों में से कोई एक। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपका साफ है, क्लैरिफिकेशन है, कोई एक्स्ट्रा कोई आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, यही 2 एलिजिबिलिटी है, जो आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे जो आपका सैलरी की बात करते हैं दोस्तों, सैलरी की जो पे मैट्रिक्स है, वो आपकी L14 रहने वाली है, ठीक है? L14 रहने वाली है और 2 साल तक आपका प्रोविज़न पीरियड रहता है, परिवीक्षा काल होता है। इस दौरान आपको फिक्स सैलरी ना मिल के जो आपकी कंप्लीट सैलरी होती है, उसके लगभग आपके 50% के अप्रॉक्सिमेट, ठीक है? वो आपको सैलरी मिलेगी 2 साल तक। जैसे ही प्रोबेशन पीरियड आपका कंप्लीट होता है, आपको फुल सैलरी मिलने लग जाती है विद आपके अलाउंसेस, ठीक है? आपके 2 साल तक कोई अलाउंस नहीं मिलता, जो आपके एक कुछ फिक्स सैलरी होती है, वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और L14 पे दोस्तों आपकी अप्रॉक्सिमेटली या तो 4200 पे ग्रेड होती है या फिर 4800 पे ग्रेड। ठीक है दोस्तों, इसका मुझे अभी क्लियर नहीं है, तो मैंने अभी आपको क्लियर करा है कि जहाँ तक मेरा विश्वास है 4800 पे ग्रेड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा L14 पे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि जो आपका एज का क्राइटेरिया है वो क्या है। आपका इसमें एज माँगी गई है मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40, ठीक है? आपकी मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 40 है। इनके अलावा आपके जो रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज़ में, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है? आपका इसमें जो कैटेगरी वाइज़ है, अगर कोई कैंडिडेट मेल है, ठीक है? अगर पुरुष अभ्यर्थी है, कैटेगरी उसकी एससी, एसटी, ठीक है? ओबीसी है, ठीक है? और इसके अलावा वो अति पिछड़ा वर्ग है या ईडब्ल्यूएस है, ठीक है? तो दोस्तों उन्हें 5 साल की छूट है। वहीं पे अगर सामान्य वर्ग की अगर महिला है, तो उन्हें भी 5 साल की यहाँ पे छूट देखने को मिलेगी। और अगर कोई कैंडिडेट वुमेन कैंडिडेट है और उसकी कैटेगरी है एससी, एसटी यानी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो दोस्तों उन्हें भी यहाँ पे 10 साल की छूट देखने को मिलेगी। इनके अलावा अगर कोई जो वुमेन है, विडो है या डिवोर्स है, तो उन्हें यहाँ कोई एज लिमिट नहीं है, वो किसी भी एज में इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकती है। ठीक है दोस्तों? और यहाँ पे आपके जो दिव्यांगजन फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है, उन्हें भी यहाँ पे छूट देखने को मिलेगी। लगभग जो एवरेज आता है छूट का, वो 5 साल का एवरेज आता है। ठीक है दोस्तों? अब दोस्तों आगे आते हैं और क्या चीज़ है, यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस में आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो इसमें है रिटन टेस्ट, ठीक है? रिटन टेस्ट के साथ में आपका जो इंटरव्यू है, ये भी कंडक्ट होगा, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो वस्तुनिष्ठ यानी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है? साथ में आपका यहाँ पे जो इंटरव्यू है वो भी हो सकता है, ठीक है? परीक्षा की जो तिथि है और जो स्थान है वो आपको टाइम पे सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है? एग्ज़ाम की डेट है उससे पहले आपका सीट इंटीमेशन भी आ जाएगा कि आपको किस डेट की एग्ज़ाम है और कौन से दिन है, ठीक है? और शिफ्ट कौन-सी रहने वाली है। अब मेन चीज़ जो आपके आवेदन फॉर्म है वो किस डेट से स्टार्ट होंगे, तो दोस्तों आपके जो आवेदन है वो पहले से ही स्टार्ट हो चुके हैं, 15 अप्रैल से आपके आवेदन स्टार्ट हो गए हैं और 14 मई तक आपके आवेदन चलेंगे। तो दोस्तों ये आपके ड्यूरेशन है, आपके 15 अप्रैल से स्टार्ट हो गए और 14 मई तक आपके फॉर्म चलेंगे। इन दौरान आप अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो, फिल कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना जो आवेदन है वो चीज़ें पूरी कर सकती हो। और साथ में अब आते हैं आवेदन प्रक्रिया की, आवेदन की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से रहने वाली है। तो दोस्तों जो कैंडिडेट पहली बार, ठीक है? मैं पहली बार का मतलब है यानी फर्स्ट टाइम लाइफ में अगर एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है? आरपीएससी से या अधीनस्थ बोर्ड से, ठीक है दोस्तों? दोनों का एक ही ज़रिया है एसएसओ आईडी, ठीक है? अगर उसने कभी भी आपका जो फॉर्म है वो भरा है तो दोस्तों इतना तो फिक्स है उसने एसएसओ आईडी बनाई होगी, ठीक है? अगर नहीं बनाई हुई, उसको कभी काम ही नहीं पड़ा तो दोस्तों उन्हें बता देता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन उन्हीं के लिए है। और जिन स्टूडेंट ने एसएसओ आईडी बना रखी है तो दोस्तों उनको सारी चीज़ें पता है कि फॉर्म अप्लाई कहाँ से होता है, कहाँ नहीं होता। तो दोस्तों फिर भी मैं जो एक फ्रेशर होता है स्टूडेंट उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर किसी कैंडिडेट के पास में एसएसओ आईडी नहीं बनाई, कभी नहीं बनाई लाइफ में, तो दोस्तों पहले उसे
आपकी यहाँ पे साइट दी गई हुई है rpscrajasthan.gov.in, यहाँ से भी क्लिक करके यानी या इसको कॉपी पेस्ट करके गूगल पे आपको क्लिक करना है, आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। उसके बाद में अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है आपको, ठीक है? आप डायरेक्ट एसएसओ आईडी जो पोर्टल होता है आपका, ठीक है? वहाँ पे आप पहुंच जाओगे राज एसएसओ पे। तो दोस्तों एक तरीका ये भी है, या फिर आप डायरेक्ट गूगल गूगल पे लिख देना है राज एसएसओ, ठीक है? इस तरह से भी आप डायरेक्ट उसी पोर्टल पे पहुँचोगे, एसएसओ पोर्टल पे। तो दोस्तों वहाँ पे पहुँचने के बाद में आपको पहले यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के जो मोड है वो अलग-अलग तरीके से रहते हैं। आप अपना जनाधार, आधार, ठीक है? ये आपके 2-3 चीज़ें होती है, उसके आधार पे आप अपना जो यूज़र आईडी है, पासवर्ड है वो क्रिएट कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आफ्टर दैट आपके पास में आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएँगे, उसके बाद में आपको ओपन करना है। आपके सामने बहुत सारी एप्लीकेशन आएँगी, ठीक है? उसमें आपको जी2सी नाम की एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपके सामने 2 चीज़ें दिखाई देगी, रिक्वायरमेंट, ठीक है? रिक्वायरमेंट पोर्टल पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद में आपका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। डैशबोर्ड ओपन होने पर आपको जो राइट साइड है, राइट साइड में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है? राइट साइड में आपको सारी चीज़ें प्रोफाइल है, ठीक है? आपका प्रोफाइल में सारी चीज़ें आएगी। तो दोस्तों मेन आपको करना क्या है, आपको इसमें आपका प्रोफाइल फिल करना है। प्रोफाइल फिल करते समय आपका ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी करनी होगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको अपनी बेसिक डिटेल, ठीक है? जिसमें आपका नाम, डीओबी, आपका पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ठीक है? आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं एसेंशियल, बिल्कुल करेक्ट डालनी है, जिससे आगे की जो कभी भी कोई अदर फॉर्म लगते हैं, तो दोस्तों ये आपकी फिक्स होती है, ठीक है? इसलिए इन चीज़ों को जब भी आप फिल करो तो बिल्कुल करेक्टेड करना है, ठीक है? ये चीज़ होने के बाद में आपका ओटीआर प्रोसेस पूरा हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगी, ठीक है? इसके बाद में आपका एक प्रोसेस और रहता है केवाईसी का, ठीक है? जो न्यू स्टूडेंट है मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ, जो अगर पुराने हैं और पुराने होने के बावजूद अगर उन्होंने ओटीआर की प्रोसेस और केवाईसी नहीं करवा रखी, तो वो भी इस चीज़ को आराम से सुन सकते हैं और प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों उन्हें अपनी केवाईसी पूरी करनी होगी। केवाईसी पूरा करने का 2 ही तरीका है, एक तो आपकी लाइव फ़ोटो और वो खींचेगी, ठीक है? लाइव फ़ोटो खींचिए, लाइव फ़ोटो में के साथ में आपका बगल में एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे से नीचे ही सैंपल लिखा हुआ है, सैंपल पे क्लिक करना है। आपका एक फॉर्मेट मिलेगा आपको, उसको प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद में हिंदी का जो मैटर है वो हिंदी में लिखना है आपको अपने हाथ से, वहीं पे हिंदी का जो इंग्लिश का मैटर है इंग्लिश में लिखना है और नीचे आपका ओटीआर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम और आपका फुल एड्रेस, ये चीज़ें आ जाएगी, ठीक है? साइन हो जाने हैं आपके। ये आपका जो फॉर्मेट है वो तैयार हो गया है, इसको स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद में आपको जो केवाईसी के 2 ऑप्शन है, आपकी लाइव फ़ोटो और साथ में आपका ये जो पीडीएफ आपने तैयार करी है, इसको अपलोड करना है, ठीक है? ये जो 2 प्रोसेस है वो पूरी करने के बाद में आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है। साथ में आपकी जो प्रोफाइल है उसमें आपकी जो है पर्सनल डिटेल, आपकी एजुकेशन डिटेल पूरी कंप्लीट करनी है। एजुकेशन डिटेल आपकी एक अगर आपने एक बार फिल कर दी है पहले ही प्रोफाइल डैशबोर्ड में, तो दोस्तों आपको जभी भी कभी नए फॉर्म आते हैं, तो बार-बार अपनी एजुकेशन डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप ही हमेशा फेच हो जाती है डिटेल। आपको इन्हीं नए ऑप्शन होते हैं, उन्हीं को ही फिल करना होता है। मात्र आपका 1 मिनट में फॉर्म सारा भर जाता है, जब भी कोई नेक्स्ट वैकेंसी आती है तो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप अपना जो आवेदन है, वो पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें अब जो भी नई चीज़ें आप देखने को मिलेगी, ठीक है? वो सारा जो गणित है, वो मैंने आपको बता दिया है पूरा नटशेल में कि आपको क्या प्रोसेस करनी है। ठीक है दोस्तों? फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को कोई परेशानी आती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। मैं उसका पूरा आपको सॉल्यूशन है, वो बता दूँगा। ठीक है? घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपकी जो फीस है, वो ओनली वन टाइम लगेगी। ठीक है? वन टाइम में दोस्तों आपको कौन-कौन सी किस कैटेगरी की क्या फीस लगने वाली है, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। पर आपका ऑनलाइन आवेदन के समय अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, ठीक है? ऑनलाइन आवेदन के टाइम पे फॉर्म फिल करते वक़्त में आपका कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसको सुधार के लिए भी आपको डेट आप ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट जब फॉर्म की डेट होती है, उसके बाद में आपको हफ्ते भर का टाइम या 4-5 दिन का टाइम दिया जाता है उस मिस्टेक को सुधारने के लिए, ठीक है? आपका मॉडिफिकेशन विंडो ओपन करी जाती है। तो दोस्तों वहाँ पे आपको ₹500 का शुल्क जमा करा के आपकी जो मिस्टेक है, वो दूर कर सकते हो। तो दोस्तों पर किन्हीं आपकी चीज़ें होती है, आपका नाम, डीओबी, आपका पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने जो डाल दी ओटीआर रजिस्ट्रेशन टाइम पे, तो दोस्तों ये फिक्स रहती है, ठीक है? वापस चेंज नहीं हो पाएगी। ठीक है दोस्तों? इसलिए जो भी ये चीज़ें डिटेल डालो, बिल्कुल करेक्ट डालनी है, ठीक है? इसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम पे आपकी जो फीस लगेगी, तो दोस्तों अगर कोई कैंडिडेट सामान्य से है, अनरिजर्व्ड है, ठीक है? पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर है, ठीक है? और ईडब्ल्यूएस है ना? यानी अति पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर के कैंडिडेट है, तो यहाँ पे उनकी ₹600 की फीस लगने वाली है। वहीं पे जो रिजर्व कैंडिडेट है, एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर और
ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट, साथ में आपके जो शहरी आदिम जाति के कैंडिडेट है तो उनको यहाँ पे 400 की फीस देखने को मिलेगी, और कोई कैंडिडेट मेडिकल हैंडीकैप है तो उन्हें भी यहाँ पे 400 की फीस देखने को मिलेगी। वो अपना जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है 400 का फीस जमा करवा के पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अब आते हैं और चीज़ पे, यहाँ पे दोस्तों अब आती है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कंसर्ट सब्जेक्ट। ठीक है, कंसर्ट सब्जेक्ट का मतलब है यानी आपकी जो फील्ड है इलेक्ट्रिकल, उसी से संबंधित आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 150 रहेगी। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से टोटल मार्क्स भी आपके 150 हो जाता है, और 150 क्वेश्चनों के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, 2 घंटा 30 मिनट का टाइम। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/3 की रहने वाली ही है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो स्कीम है, पैटर्न है, वो एग्जाम का इस तरह से रहने वाला है। और एक जो नया पॉइंट आता है वो ये है कि नए पॉइंट के बारे में दोस्तों मैं हर बार हर वीडियो में बताता हूँ, और इस बारी जब ये नई वैकेंसी आती है तो मैं हर नोटिफिकेशन में बताता हूँ, जिससे जो भी नए कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी समझ सके, जान सके। तो दोस्तों जो भी अगर कई कैंडिडेट हमारे वीडियो को अब तक देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपका जो एग्जाम पैटर्न लगता है, ठीक है, पेपर का, पहले आपने 4 ऑप्शन देखे होंगे, पर दोस्तों अब आपके जो पेपर में 5 ऑप्शन आएंगे। 5वां ऑप्शन आपको उस कंडीशन में फिल करना है। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी आप उन्हीं के मान लो 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में आपने कर दिए, ठीक है, 80 कर दिए। ठीक है, आपको 80 क्वेश्चन आते थे, 80 अटेम्प्ट कर दिए, वो आपने जो ओएमआर का जो गोला है वो फिल कर दिया। अब बचे आपके कितने, 150 में से आपके बचे 70 क्वेश्चन आपको, जो 5वां ऑप्शन है आपको वो फिल करना है। ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप, यानी इसका मतलब समझ लीजिए, जो आपको आते थे वो तो फिल करने हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आते तो उनमें आपको 5वां ऑप्शन फिल करना है। तो दोस्तों 5वां ऑप्शन फिल करने के बाद में इस तरह से आप ओएमआर में हर एक क्वेश्चन आपका हो जो गोला है वो भरा आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब कंडीशन आती है कि कोई कैंडिडेट अगर लास्ट में जल्दबाजी में, ठीक है, होल फिल कर नहीं पाता, गोला भर नहीं पाता, तो दोस्तों इसमें कंडीशन ये है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है आपके पेपर में उसका 10%, यानी 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन का 10%, 15 क्वेश्चन अगर आपने गोले नहीं भरे, ठीक है, 5 ऑप्शन फिल नहीं करा, या फिर आपका आते नहीं थे, कुल मिला के कैसी भी कंडीशन हो, 15 क्वेश्चनों में अगर आपने गोले नहीं भरे, आपने छोड़ दिए, तो दोस्तों वहां पे आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग से आपका नंबर, मार्क्स है वो और कट जाएंगे। दोस्तों जो मार्क्स आ रहे थे उसमें भी एक्स्ट्रा मार्क्स आपके कट जाएंगे, और अगर इससे एक क्वेश्चन ज्यादा, यानी 16 क्वेश्चन भी अगर आपने छोड़ दिए ऐसे बिना गोला भरे, तो दोस्तों वो कैंडिडेट का रिजल्ट जारी नहीं होगा, चाहे उसका जो मार्क्स है वो कितनी ही अच्छे क्यों ना आ रहा हो। तो दोस्तों स्टूडेंट को हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो क्वेश्चन आ रहे वो तो आपको गोला भरना ही है, साथ में जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचते हैं तो उनके लिए आपको 5वां क्वेश्चन, जो 5वां गोला है वो जरूर भरना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, काफी एग्जाम में, जो पिछले एग्जाम से उनमें बहुत सारी चीजें ऐसे रह चुकी है, इसलिए मैं आपको पूरा ये चीजें जोड़ दे के बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप आरएस वैकेंसी को ले लीजिए। आरएस वैकेंसी जब प्री का अभी हुआ था हाल फिलहाल में, तो दोस्तों कम से कम 1600 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने गोला नहीं भरा। ठीक है, तो दोस्तों उनका रिजल्ट ही घोषित नहीं हुआ, तो दोस्तों उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एक बड़ी वैकेंसी में जब स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं तो स्वाभाविक बात है कि ये चीजें आपको बतानी जरूरी होती है। मेरा जो कर्तव्य ड्यूटी है वो आपको यही है, बताना। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आगे कि आगे और क्या चीज़ है आपको जानने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे जो एसेंशियल चीज़ें होती है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल तैयार रखने हैं, और साथ में आपको फिर जो फॉर्म में अगर मांगे जाते हैं तो वो भी बिल्कुल करेक्ट डालने हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं और क्या चीज़ें हैं आपको डाटा जानने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जितना भी डाटा है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, और जो डाटा एक्स्ट्रा में है तो दोस्तों उसके लिए आप जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके जो वीडियो जो आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, उस पे क्लिक करना है, आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओगे, ज्वाइन करना है, और आपको वहाँ पे सारी वीडियो के लिंक, साथ में आवश्यक आपकी जो भी पीडीएफ है वो सारी मिल जाएगी। ठीक है, या फिर आपको कोई चीज़ पीडीएफ मांगनी है, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसकी जो पीडीएफ है वो अवेलेबल करवा दूँगा आपके टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप देखा जाए तो आपका सब जो पूरा नोटिफिकेशन है वो कंप्लीट कर दिया मैंने। अब दोस्तों यहाँ पे यह आता है कि आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो इस तरह से आपका फॉर्मेट है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के पश्चात अवधि का। ठीक है, यानी आपकी जो एलिजिबिलिटी है, डिग्री या डिप्लोमा है, उसके बाद में जो आपने एक्सपीरियंस लिया है 3 साल का या 10 साल का, तो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आपको भरना है। और जब अगर इसमें जो ये सर्टिफिकेट है अगर अपलोड करने के लिए इन्होंने मांगे फॉर्म अप्लाई टाइम पे, तो दोस्तों अप्लाई इसको जो फॉर्मेट है इसको फिल करके अपलोड करना है, या फिर आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम पे डॉक्यूमेंट के साथ में अटैच करके ये लगाना है। तो दोस्तों आपका जो पूरा नोटिफिकेशन का प्रोसेस है वो सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है दोस्तों,
अब दोस्तों जो कैंडिडेट अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उन स्टूडेंट तक बात पहुँचे, उस स्टूडेंट तक ये नोटिफिकेशन पहुँचे जो इसके लिए एलिजिबिलिटी रखता है। ठीक है दोस्तों, और हर क्राइटेरिया के अंतर्गत वो बिलॉन्ग करता है। तो दोस्तों इस वीडियो का जो सारा निचोड़ है वो सारा क्लियर मैंने कर दिया है आपको। अब दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और जानने के लिए और साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों हालाँकि पोस्ट जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो कम है, पर आगामी ऐसी काफ़ी सारी वैकेंसी आती है, ठीक है? किसी में कम, किसी में ज़्यादा, ऐसा चलता रहता है। तो दोस्तों आपको हमेशा ही जिसमें एलिजिबिलिटी हो तैयार रहना है, तैयारी आपको पहले से ऑलरेडी रखनी है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए अपडेट, नए नोटिफिकेशन, नए रिजल्ट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद।